जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गुप्त काल को। आज हम आगे बढ़ेंगे और गुप्त काल को पूरा पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का अर्थ हुआ कि गुप्त राजाओं के बाद जिन राजाओं ने शासन किया उनकी बात होगी, और इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण वंश है जो आपको पता होना चाहिए वो है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में ही आपको देखने को मिलता है हर्षवर्धन, जो कि प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जरा आज इसी के बारे में बातचीत होगी साथियों। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी जो है हमें मिलती है पहले तो हर्षचरित से, पुष्यभूति वंश के बारे में। ठीक है, जो कि सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और इसको लिखा है बाणभट्ट ने। और दूसरा पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी देता है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये भी इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है, तो इस वंश का संस्थापक है, जो महत्वपूर्ण, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है प्रभाकर वर्धन, ध्यान रखना। ठीक है, देखो, पुष्यभूति राजवंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन था, जिसने वास्तविकता में पुष्यभूति वंश की आधारशिला रखी, यानी वास्तविक संस्थापक यही है। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रभाकर वर्धन ही था। इससे पहले के शासकों की उपाधि साथियों महाराज थी। अच्छा, अगर प्रभाकर वर्धन की बात करी जाए तो प्रभाकर वर्धन के साथियों यहाँ पर 3 संतानें हैं। जरा इनके बारे में बेसिक पॉइंट में आपको बता देता हूँ। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हैं। सबसे पहले है पुत्र, जिसका नाम है राज्यवर्धन। उसके बाद है बेटी, जिसका नाम है राज्यश्री। और तीसरा है सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम है हर्षवर्धन। अब हुआ क्या, हुआ ये कि राज्यश्री का विवाह कर दिया गया कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा जो कि मौखरी वंश के थे, इनके साथ शादी होगी राज्यश्री की, और पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन बना राजा, ये राजा बन गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि बंगाल का एक शासक जिसका नाम है शशांक, वो कन्नौज पर हमला करता है और ग्रहवर्मा को मार डालता है। ठीक है, इसकी हत्या कर देता है और संभवतः इनकी बहन को अपहरण कर लेता है। जब इसकी सूचना मिलती है राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन सीधे वहाँ पहुँचते हैं कन्नौज में, और कन्नौज में धोखे से शशांक राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। और फाइनली जब राज्यवर्धन भी स्वर्गवासी हो गए और राज्यश्री अनुपस्थित हैं, तब गद्दी पहुंच जाती है हर्षवर्धन के हाथों में, और तब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना, तो वही सब है। तो इस तरीके से गद्दी पर बैठा। अच्छा, अब जरा हर्षवर्धन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन की बात की जाए तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में शासक बन गया। ठीक है, वह उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। वह मूल रूप से शैव था, किंतु वह बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, यानी वह बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता था, ऐसा नहीं है कि घृणा करता हो। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को भी काफ़ी मानता था। ठीक है, और बौद्धों को भी उदारता के साथ दान दिया करता था। वह हर्ष के नाम से प्रसिद्ध था और उसे उत्तर भारत का भगवान कहा जाता था, ध्यान रखना, उत्तर का भगवान है। ठीक है, अपनी दानशीलता के चलते हर्ष को क्या बोलते थे, भारत का हातिम कहा जाता था। हातिम बहुत दानशील व्यक्ति होता था, तो उसकी जो व्यक्ति दानी होता है उसको हातिम कह के पुकारते हैं। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। हर्षवर्धन ने जो उसकी उपाधियां हैं वो है माहेश्वर, परम भट्टारक इत्यादि। ठीक है, और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है साथियों हर्षचरित, और हर्षचरित को लिखा है उसके दरबारी बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में निवास करते थे। अच्छा, गद्दी पर बैठने के बाद जो पहला काम किया हर्षवर्धन ने वो ये कि राजधानी, देखिए मैं आपको बता दूं, वर्धन वंश की राजधानी होती थी थानेश्वर, हरियाणा में।
लेकिन जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो ये राजधानी चेंज कर लाया थानेश्वर से कन्नौज, क्योंकि कन्नौज में भी कोई शासक नहीं था और थानेश्वर का तो राजा है ही, तो इसने अपनी राजधानी कन्नौज ट्रांसफ़र कर ली और इस तरीके से ये करीब करीब उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र पर इसका शासन जो है शुरू हो गया। ठीक। अच्छा, हर्ष के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हर्षवर्धन अपने शासनकाल के प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयागराज में एक मोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे। इस मोक्ष परिषद में क्या होता था, इस मोक्ष परिषद में वह जितना भी रुपया कमाए थे, जितनी भी संपत्ति कमाए होते थे, वो सारी की सारी दान कर दिया करते थे, सारी की सारी। तो मोक्ष परिषद में वह अपनी समस्त संपत्ति दान कर दिया करते थे। इस अवसर पर बुद्ध, सूर्य और शिव की मूर्तियों की पूजा की जाती थी, यानी वह शैव धर्म का उपासक था लेकिन बुद्ध को भी पर्याप्त सम्मान देता था। पेपर में खूब पूछा जाता है कि बताइए मोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था, कौन करवाता था, तो ध्यान रखना करवाता था हर्षवर्धन और होता था प्रयागराज में। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक भी लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन ने नालंदा में एक विशाल मठ बनवाया। ठीक। बाणभट्ट, मयूरा, प्रसिद्ध व्याकरणविद भर्तहरि और मतंग दिवाकर उनके दरबार के कुशल लेखक थे, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट है, सिरपुर में बना ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर हर्षवर्धन के काल में ही बना हुआ है। शुरुआत में हर्षवर्धन शिव का अनुयायी था लेकिन आगे चलकर वह महायान बौद्ध में शामिल हो गया। चलिए, ये हुआ। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के राज्य के बारे में। देखिए, प्रारंभ में राज्यवर्धन ने प्रभाकर वर्धन पर सफलता प्राप्त की। ठीक है। हालांकि हर्ष ने अपने भाई पर विजय पाई थी जब राज्यवर्धन शासन का काम हर्षवर्धन के हाथों में सौंपकर मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ के शासक शशांक के खिलाफ अभियान में जुट गया। ये वही समय था जब उसकी बहन के पति की हत्या कर दी गई थी, तो बदला लेने के लिए ये जो है गया था राज्यवर्धन। ठीक है। हाँ, जिन्होंने उसके बहनोई गृह वर्मा की हत्या करके उसकी बहन को बंदी बना लिया था, जो मैंने आपको बताया था ना। हाँ, उसने मालवा की सेना को हराकर देवगुप्त को मार दिया था, लेकिन वह दुर्भाग्य से शशांक के द्वारा मारा गया। किसकी बात हो रही है? राज्यवर्धन की बात हो रही है। शशांक ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया, कन्नौज पर कब्जा किया। उन्होंने तत्काल कन्नौज पर आक्रमण करके अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराया। बाद में हर्ष ने शशांक को भी परास्त किया और ओडिशा के कोंगोड़ा के हिस्सों तक अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है। हर्ष ने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों को उन्होंने कब्जे में ले लिया, जिनमें से 5 भारतीय क्षेत्र पंजाब, बंगाल, ओडिशा, कन्नौज और मिथिला ये उसके क्षेत्र में शामिल थे। और अगर हम देखें हर्ष के साम्राज्य को, तो हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य में संभवतः थानेश्वर यानी हरियाणा, कन्नौज, अहिच्छत्र यानी बरेली, श्रावस्ती और प्रयागराज सम्मिलित थे। उसने अपना साम्राज्य मगध और ओडिशा तक विस्तारित कर लिया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी मूल रूप से थानेश्वर थी, लेकिन उसने इसे कन्नौज ट्रांसफर कर लिया, जो मैंने आपको बताया था। नर्मदा नदी तक उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा थी, यानी दक्षिण में भी उसने क्षेत्र विस्तार का प्रयास किया था। हालांकि दक्षिण में जब उसने क्षेत्र विस्तार किया तो पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा उसको पराजित कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना, पुलकेशियन पेपर में पूछा जाता है कि किस शासक ने हर्षवर्धन को दक्षिण विजय के दौरान पराजित किया, तो वो है पुलकेशियन सेकंड। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, जिसने पुस्तक लिखी है सी यू की, उसने भारत की यात्रा की हर्ष के समय में, याद रखना। हर्ष का समकालीन वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने उसको हराया, परंतु बाद में अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ उसने कर दिया। तो ये था सामान्य जानकारी, बहुत बेसिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हर्षवर्धन के बारे में, वर्धन वंश के बारे में, उनकी हमने चर्चा करी और इसी के साथ ये वंश हुआ समाप्त। आगे हम चर्चा करेंगे मैत्रक वंश की। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस,
इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर स्टूडेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।